हेलो दोस्तों, मैं विजय सामने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लगभग 200 क्वेश्चनों को हेलो दोस्तों, मैं विजय सामने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने मध्य प्रदेश के लगभग 200 क्वेश्चनों को शामिल करके एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके 3 वीडियो डल चुके हैं। ये चौथा और लास्ट वीडियो है, जिसमें भी 50 क्वेश्चन शामिल हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये 200 क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश जीके के हर टॉपिक के क्वेश्चन इन वीडियोज़ में मिल जाएंगे। साथ ही यदि आपने एमपी जीके एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ है तो सिर्फ इन वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको पूरा एमपी जीके का सार मिल जाएगा इसमें, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखते रहिए, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है। सभी को पता होगा भारत भवन कहाँ पर स्थित है, श्यामला हिल्स मिंटो हॉल, मतलब भारत भवन भोपाल में स्थित है। साथ ही ये किस हिल्स पर है, तो किस पहाड़ी पर है, श्यामला पहाड़ी पर है, और इसे पहले मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। क्या? मिंटो हॉल के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 154वां कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी। तो दोस्तों, सम्मान से संबंधित एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसमें सभी महत्वपूर्ण सम्मान, उनकी राशियाँ तक कब शुरू हुए थे, ये सभी तारीखें भी शामिल की गई है। तो इन वर्षों को भी ध्यान से देखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान कब शुरू किया गया था। तो 1995-96 में से स्टार्ट किया था देना। साथ ही सबसे ज़्यादा राशि अर्थात 10 लाख रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसमें। इसके साथ ही कबीर सम्मान की बात की जाए तो कबीर सम्मान 1986 से दिया जा रहा है, और 3 लाख रुपये की राशि दी जाती है, साथ ही एक प्रशस्ति पत्र। साथ ही कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसा पूछा जाए तो ये कविता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। अगला देखते हैं, कुछ और दिए हैं तानसेन सम्मान की। तानसेन सम्मान की बात की जाए तो तानसेन सम्मान की शुरुआत हुई थी 1980 से। साथ ही इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र। साथ ही किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है तानसेन सम्मान। और समारोह की बात की जाए तो ये ग्वालियर में मनाया जाता है। अगला देखते हैं कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान की बात की जाए तो कालिदास के नाम पर एक सम्मान दिया जाता है, जिसे कालिदास सम्मान कहा जाता है। कालिदास सम्मान की शुरुआत भी 1980 से हुई है और 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही ये संगीत और नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तुलसी सम्मान की बात की जाए तो तुलसी सम्मान, इसकी शुरुआत तुलसी से 383 से शुरू हुआ है और 2 लाख के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। साथ ही आदिवासी लोक कला तथा पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि तुलसी सम्मान किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको बताना होगा कि आदिवासी लोक कला तथा पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है तुलसी सम्मान। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला एक्स्ट्रा फैक्ट दिया है लता मंगेशकर के बारे में कि लता मंगेशकर सम्मान कब से दिया जाता है। तो ये 1984 से दिया जा रहा है। साथ ही संगीत और गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इनके क्षेत्र भी याद रखिएगा कि किन क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला है मैथिली शरण। तो मैथिली शरण सम्मान किन क्षेत्रों में दिया जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एकमात्र सम्मान है मैथिली शरण सम्मान, जो कि 1987 से दिया जा रहा है। अगला देखते हैं इकबाल सम्मान। तो ये उर्दू साहित्य में दिया जाता है इकबाल सम्मान, और इसकी शुरुआत 1986 से हुई थी। अगला है देवी अहिल्या के नाम पर भी एक सम्मान दिया जाता है, जिसे देवी अहिल्या सम्मान कहा जाता है। ये 1997 से दिया जा रहा है। साथ ही किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये भी आदिवासी लोक कला और इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता है। किशोर सम्मान की बात की जाए तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला एकमात्र सम्मान, जो कि 1997 से दिया जा रहा है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार है एक, और ये कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है। जिन्होंने अच्छी अच्छी कहानी लिखी है उन्हें ये दिया जाता है। साथ ही 11,000 के साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अगला देखते हैं, कुछ पुरस्कार हैं। तो पुरस्कार में बात करें भवानी प्रसाद मिश्र की, तो ये व्यंग और निबंध के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही सेठ गोविंद पुरस्कार, तो सेठ गोविंद दास पुरस्कार दिया जाता है नाटक और एकांकी के क्षेत्र में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है। तो सृजन पीठ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निराला सृजन पीठ की बात की जाए तो निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है, तो निराला अर्थात बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। उसी में निराला सृजन पीठ को भी सृजन पीठ की व्यवस्था भी की गई है। तो बरकतुल्लाह एक अजीब सा नाम है, जिसे कि निराला से याद कर सकते हैं। तो निराला से बरकतुल्लाह। तो यदि पूछा जाए कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कौन सा सृजन पीठ है, तो एकमात्र सृजन पीठ है जो कि निराला सृजन पीठ है।
अगला देखिए कुछ सृजन पीठ और दिए गए हैं। सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ, तो ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में स्थित है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ। और मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ की बात की जाए तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। साथ ही कुछ और है, मुक्तिबोध सृजन पीठ, तो मुक्ति कब मिलेगी, जब हरि के भजन गाएंगे, हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। और कुछ प्रस्तावित भी है, जैसे कि परशुराम मऊ में बनेगी, आदि शंकराचार्य ओमकारेश्वर में, और महादेवी वर्मा अटल बिहारी विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में, वहाँ पर सृजन पीठ बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 157 क्रम का। तो 157वां नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो नेशनल हाईवे से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है NH3, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। साथ ही ये आगरा से मुंबई को जोड़ता है। और NH 339B की बात की जाए तो ये भमिठा से खजुराहो को जोड़ता है। साथ ही 9 किलोमीटर मात्र का है और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है मध्य प्रदेश का। दूसरे की बात की जाए तो दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा है तो NH 44 जो कि वाराणसी रीवा को जोड़ता है। और तीसरा है NH 12 जो कि भोपाल और जबलपुर को जोड़ता है। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है। तो ब्यौरा को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। साथ ही चक्रव्यूह की बात की जाए, मध्य प्रदेश का चक्रव्यूह हरदा को कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है गरबा, गरबी, मांडलिया, आड़ा खड़ा नाच किस क्षेत्र के लोक नृत्य है। तो ये लोक नृत्य है और लोक नृत्य से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो गरबा, गरबी, मांडलिया, आड़ा खड़ा नाच निमाड़ से सबसे ज़्यादा इन लोक नृत्य को आयोजन किया जाता है और ये किन क्षेत्रों से, निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। अगला देखते हैं, अगला दिया है भजन। तो निमाड़ में कुछ भजन भी गाए जाते हैं जो कि सिंगाजी और कालू जी की कथाएं हैं। साथ ही कलगी तुर्रा, नागपंथी गायन और निर्गुणी भजन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही जिरोती चित्रकला बहुत फेमस है निमाड़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, ये रहा अगला प्रश्न 160 नंबर का कि मटकी, आड़ा खड़ा तथा डंडा नाच किस क्षेत्र से प्रमुख नृत्य हैं। किस क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं, मालवा क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। साथ ही लोक नृत्य की बात की जाए जो कि हमारा राजकीय लोक नृत्य भी है माच, वो कि मालवा क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही ये लोक नृत्य माच है जो कि मालवा से संबंधित है। लोक गायन की बात की जाए तो भरथरी गायन और सांझा गीत मालवा से संबंधित है। साथ ही हिड़ गायन और बरसाती वार्ता भी यहाँ पर फेमस है। अगला देखते हैं राई बधाई नृत्य। तो राई बधाई जो कि दो नृत्य हैं किस क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। तो ये बुंदेलखंड के प्रमुख नृत्य हैं। तो बधाई हम कब देते हैं, बधाई और राई, तो जब बधाई देना हो तो बूंदी के लड्डू बांटते हैं। इसे रख सकते हैं कि बुंदेलखंड से बूंदी के लड्डू। अगला है लोक नाट्य की बात की जाए तो नौटंकी, राई स्वांग और अखाड़ा। साथ ही लोक गायन की बात की जाए तो आला उदल की कथाएं बहुत फेमस है। साथ ही चौकड़िया और फाग, ये फाग होली के अवसर पर गाया जाता है। साथ ही बेराइटा देवारी गायन और भोला गीत ये नर्मदा की यात्रा पर आते हैं तब गाया जाता है। और जगदेव का फुहारा, साथ ही सुरेती चित्रकला बहुत फेमस है बुंदेलखंड की। अगला देखते हैं बिरहा, विदेशिया और बसदेवा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरहा, विदेशिया और बसदेवा किस क्षेत्र के प्रमुख लोकनाट्य हैं। तो लोकनाट्य है ये बघेलखंड के। तो बघेलखंड के लोकनाट्य के बारे में पूछा जाए तो बिरहा, विदेशिया और बसदेवा। और नृत्य की बात की जाए तो बिरहा, केहरा, दादर और केमोली ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है कुंडी या खूनी भंडारा। यह भी पूछा गया था MP कांस्टेबल में कि खूनी या कुंडी भंडारा कहाँ पर स्थित है। तो ये बुरहानपुर में स्थित है। साथ ही पानी की व्यवस्था के लिए एक कुंडी के आकार की एक व्यवस्था की गई थी जिसे कुंडी से हटाकर धीरे धीरे खूनी भंडारा के नाम से जाना लगा। ये बुरहानपुर में स्थित है। साथ ही खूनी दरवाजे की बात की जाए, ये खूनी भंडारा है, खूनी दरवाजा है चंदेरी के किले में जिससे संबंधित है ये पूरणमल से। अगला है दापा प्रथा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि दापा प्रथा किस जनजाति की विवाह प्रथा है। तो भील जो जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, इसकी प्रथा है। साथ ही इसमें वधु मूल्य चुकाया जाता है, इसके बाद ही विवाह होता है। अर्थात जो लड़की वाले होते हैं उनको लड़के वाले पैसे देते हैं। साथ ही पटोनी विवाह भी भील में बहुत फेमस है जहाँ दुल्हन बारात लाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है 165वां कि सबसे प्राचीन मानव की अस्थियां मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास के क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो नर्मदा घाटी से मिले हैं सबसे पुरानी मानव की अस्थियां, और खोपड़ी भी बोल सकते हैं। नर्मदा घाटी यहाँ पर जो खोजकर्ता थे, खनन क्षेत्र के जो प्रमुख थे उनका नाम क्या था, HD सांकलिया और RB जोशी, ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही चंबल घाटी, इसके जो कि नागदा और कायथा मिले थे, यहाँ के जो खोजकर्ता थे
खननकर्ता जो प्रमुख थे वी.सी. वाकणकर थे, विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिसने खजुराहो को भी खोजा था। अगला है आदमगढ़ की गुफाएं, तो आदमगढ़ की गुफाएं आर.बी. जोशी ने होशंगाबाद में खोजे थे। अगला देखते हैं बाघ की गुफाएं, तो डेंजर फील्ड और भीमबेटका विष्णु श्रीधर वाकणकर 1957 में। अगला देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ये कि न कि स्तंभ, मध्य प्रदेश में कौन से है, तो कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल है मध्य प्रदेश के, जो कि नागदा और कायथा जो कि उज्जैन में स्थित है। साथ ही नावदा टूली है खरगोन में, जहाँ से मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले थे, और एड़न जहाँ सागर में स्थित है, जहाँ से सती होने के साक्ष्य मिले थे। साथ ही भीमबेटका की बात की जाए तो रायसेन जिले में है और ये नवपाषाण कालीन है। साथ ही आवरा ये मंदसौर जिले में स्थित है, और त्रिपुरी जबलपुर मौर्यकालीन बस्ती है। अगला देखते हैं आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद में स्थित है, आदमगढ़ की गुफाएं, और ये पाषाण कालीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि मारा की गुफाएं, तो मारा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो सबको पता हो कि मारा की गुफाएं मारेगा कैसे कोई, तो सिंह से मारेगा, तो सिंगरौली से याद कर सकते हैं सिंह। और पांडव पंचमढ़ी, पांडव गुफाएं हैं पंचमढ़ी में। साथ ही सारो मारो सीहोर में, और कबरा की गुफाएं राजगढ़, मृगेंद्रनाथ अर्थात रायसेन में स्थित है। साथ ही बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित है। और कलियादेह गुफाएं, ये अभी पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जैन में है कलियादेह की गुफाएं। अगला है 168 नंबर का क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किन स्थलों को यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये अभी क्वेश्चन हो चुका है, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 169वां कि ताम्रपाषाण कालीन कायथा की खोज किसने की थी, तो ताम्रपाषाण कालीन है कायथा, जिसकी खोज वी.सी. वाकणकर अर्थात वी.एस. वाकणकर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। साथ ही 1964 में मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले थे। और भीमबेटका की बात की जाए तो 1957 में, और खजुराहो की 1838 में टी.एस. बर्टन में। अगला प्रश्न देखते हैं पुराणों के अनुसार नागवंश, ये भी इतिहास का क्वेश्चन है कि पुराणों के अनुसार नागवंश का राज क्षेत्र अर्थात इनका क्षेत्र जहाँ ये शासन करते थे का संबंध किस स्थान से, तो जो अनूपपुर है मेकल पर्वत के श्रेणी के आसपास का एरिया, वहाँ पर नाग राजाओं का शासन था। अगला देखते हैं इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे, तो मानधाता थे इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक, जिनका राज्य क्षेत्र था दंडकारण्य। साथ ही इनके पुत्र थे, इनके पीछे कहानी है कि पुत्र थे पुरुकुत्स, जिन पर जो नागवंश थे उनकी सहायता करने के लिए मानधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को इनकी सहायता के लिए भेजा। और इनकी सहायता से प्रभावित होकर क्या हुआ कि नाग कन्या जो थी रेवा, जिसे नर्मदा के नाम से जाना जाता था, का विवाह इससे कर दिया गया। तो इसके पीछे ये स्टोरी है, आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि किसने मानधाता नगरी बसाई थी, तो मानधाता नगरी की बात की जाए तो मुचुकुंद ने बसाई थी। किसने, मुचुकुंद ने। कहाँ पर बसाई थी, तो विंध्याचल पर्वतमाला में। कहाँ पर, विंध्याचल पर्वतमाला में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वंशों से, तो हैयक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हैयक वंश के संस्थापक थे हेहय। कौन थे, हेहय। इनकी राजधानी थी माहिष्मती, वर्तमान में जिसे कि महेश्वर के नाम से जाना जाता है। साथ ही हेहय वंश के पीछे भी एक कहानी है जो आपको पता होना चाहिए कि इसके सबसे प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था कीर्तिवीर्य अर्जुन या सहस्त्र अर्जुन, जिन्होंने क्या किया था कि कोंकण वंशीय नागों को हराया। साथ ही अयोध्या के पोखराज थे, उनको हराया। साथ ही लंकेश्वर जो रावण था उसे भी हराया था। और साथ ही इन्होंने अनुपदेश, तुडिकोर और त्रिपुरी पर राज किया। साथ ही विदेशा क्षेत्र और उज्जैन पे भी जीता था। अगला प्रश्न है, राम के पुत्र जो थे कुश, सभी को पता होगा राम के पुत्र का नाम था लव और कुश। तो जो कुश थे उनका शासन क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है, तो दक्षिण कौशल जो है वहां पर इस कुश का शासन था। साथ ही शत्रुघ्न का जो बेटा था, पुत्र था शत्रुघाती, इसका दासार्ण पर राज था, यानी विदिशा पर इन्होंने राज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के युद्ध में किन राजाओं ने पांडवों का साथ दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था महाभारत का, उसमें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के जो क्षेत्र के राजा थे उन्होंने महाभारत में पांडवों का साथ दिया था, और कौरवों का साथ दिया था माहिष्मती, अवंती और विदर्भ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती है, अभी तो पता होना चाहिए कि चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती है मध्य प्रदेश में स्थित है, के राजा जो शिशुपाल थे का वध किसने किया था, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका वध कर दिया था। और ये शक्तिमती वाले जो चेदी वंश के राजा थे शिशुपाल, इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि महान सम्राट अशोक ने किसकी पुत्री महादेवी से विवाह किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शक व्यवसायी था मध्य प्रदेश के उज्जैन का, जिसकी बेटी महादेवी थी, उनसे विवाह किया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने। साथ ही सांची के 3 स्तूप भी इसने ही बनाए थे। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो महादेवी के लिए वैश्य टिकड़ी का निर्माण करवाया था अशोक ने। किसने, अशोक ने। साथ ही अशोक की बात की जाए तो गुर्जरा अभिलेख इसने बनवाया था दतिया में, सारूमारा अभिलेख सीहोर में, साथ ही पनगुडरिया, शहडोल, तुमेन अभिलेख अशोकनगर में, और कसरावत अभिलेख जो कि रीवा में स्थित है,
इन सब का संबंध अशोक से है। अगला प्रश्न देखते हैं 176वां कि हेलियोडोरस का स्तंभ, जिसे कि गरुड़ बाबा का स्तंभ, हेलियोडोरस का स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विशाल स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो शुंग के 5वें शासक थे भद्रभाहु के समय एक राजदूत हुआ करते थे हेलियो, जिसके नाम पर हेलियोडोरस का स्तंभ बना है। इन्होंने भागवत से प्रभावित होकर विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो अलेक्जेंडर कर्निंगम थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नुन्नुक थे चंदेल वंश के संस्थापक। साथ ही इनका जो क्षेत्र था, शासन क्षेत्र छतरपुर, और राजधानी थी खजुराहो, जहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वर्तमान में 22 मंदिर ही देखने लायक हैं, बाकी सब ध्वस्त कर दिए गए। किनके द्वारा? मुगलों के द्वारा। औरंगजेब हुए, फिर महमूद गजनवी हुए, इनके द्वारा। इसके पुत्र इसके पुत्र थे वाकपति के पुत्र जयशक्ति, अर्थात इनके पोते जयशक्ति के नाम पर ही जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का नाम पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं खजुराहो में विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, यशोमर मंदिर बनवाया। साथ ही पश्चिम समूह का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है कंदरिया महादेव मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं परमार नहीं है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे उपेंद्र राज या कृष्णराज या सियक, तीनों एक ही बंदा था। साथ ही इसका पुत्र था सिमुक। कौन था? सिमुक। और राजधानी थी इनकी उज्जैन। बेरी सिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाया। साथ ही कविराज जो कि राजा भोज थे, जिनके नाम पर भोजताल और सरस्वती मंदिर इन्हीं के बनाए गए हैं। तो जिनको कविराज की उपाधि धारण की थी राजा भोज, ये भी परमार वंश के राजा थे। अगला प्रश्न देखते हैं कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो त्रिपुरी या कलचुरी के शासक थे कोकल। कौन थे? कोकल। और माहिष्मती की बात की जाए तो कृष्ण राज थे 550 ईस्वी पूर्व में। कलचुरी का जो राजा कर्ण था, हिंद का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। तो भारत का नेपोलियन, हिंद का नेपोलियन और मध्य प्रदेश का नेपोलियन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का नेपोलियन था यशवंतराव होलकर, और कलचुरी का राजा कर्ण था, जिसे कि हिंद का नेपोलियन कहा जाता था। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 180 तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? तो वीर सिंह देव थे तोमर वंश के संस्थापक, जिन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर को बनाया था। साथ ही ग्वालियर का किला की बात की जाए तो राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में बनवाया। साथ ही यहीं पर सास बहू का मंदिर, गुजरी महल और सास बहू का मंदिर, ये मानसिंह, राजा मानसिंह ने बनवाया था अपनी पत्नी के लिए, मृगनयनी जिनका नाम था, अपनी रानी के लिए, जो कि गुजर वंश की थी। अगला देखते हैं बुंदेला वंश के संस्थापक कौन थे? बुंदेल या बुंदेला वंश के संस्थापक थे रुद्र प्रताप बुंदेला, न कि वीर सिंह बुंदेला। याद रखिएगा, रुद्र प्रताप बुंदेला थे, जिनकी राजधानी ओरछा थी। और इसके बाद जो राजा हुए वीर सिंह बुंदेला, इन्होंने अबुल फजल की हत्या की थी, जिन्होंने अकबर की आत्मकथा लिखी थी अकबरनामा। साथ ही हत्या क्यों कर दी थी? तो जो जहांगीर था अकबर का बेटा, उसके कहने पर इसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है 182 बघेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बघेल वंश के संस्थापक थे बीसल देव, साथ ही भीमल देव। ये मुख्य राजा माना जाते हैं बघेल वंश के, जिनका राज्य क्षेत्र बघेलखंड। अकबर ने किसे भेजकर मालवा में मांडू को जीत लिया था? तो आदम खां को भेजा था, एक सेनापति था आदम खां, उसको भेजा था अकबर ने मांडू को जीतने के लिए, साथ ही रानी रूपमती को लाने के लिए। इसके पीछे भी एक कहानी है कि जो राजा बाज बहादुर थे और रानी रूपमती था, उनके प्रेम प्रसंग यहाँ पर बहुत चर्चित है। साथ ही जो रानी थी, रानी रूपमती, वे बहुत ही बढ़िया कलाकार थी, एक बहुत ही अच्छी दिखती थी, बहुत ही सुंदर दिखती थी। साथ ही उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जिससे प्रभावित होकर दिल्ली दरबार से अकबर ने एक आदेश भेजा कि अपनी रानी को यहाँ दिल्ली दरबार में भेजो। तो जिससे बाज बहादुर भड़क गया और विद्रोह कर दिया, और इसने आदम खां को भेजा अकबर ने, जिससे कि बाज बहादुर हार गया और जो रानी रूपमती थी उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर दी। बाद में इनकी जो कब्र थी रानी रूपमती की, वहीं पर जो बाज बहादुर थे ने सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मध्य प्रदेश की किस रानी ने अकबर से युद्ध किया था? तो गोंडवाना की रानी थी रानी दुर्गावती, जिसने अकबर से युद्ध किया था। अगला है बाजीराव प्रथम से संबंधित कौन कौन से चर्चित युद्ध है? तो चर्चित युद्ध है, पहले तो बाजीराव प्रथम की हमने बात कर ली थी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी समाधि कहाँ पर है। साथ ही बाजीराव पेशवा की बात की जाए तो ये बाजीराव प्रथम थे, जिन पर एक मूवी बन चुकी है, जिसमें इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो देखते हैं इनसे संबंधित, इन्होंने लगभग 17 से 18 युद्ध लड़े, जिसमें से एक भी युद्ध ये हारे नहीं। तो प्रथम युद्ध थे मालवा के खिलाफ, दूसरा था 1724 का, और तीसरा था 1728 में, जो कि निजाम के खिलाफ था, भोपाल के निजाम जो थे उनके खिलाफ, ये भी जीत गए। साथ ही इनका जन्म धार में हुआ था, धार के किले में, और मृत्यु रावेरखेड़ी जो कि खरगोन जिले में स्थित है। अगला है होलकर वंश का संस्थापक कौन था? तो मल्हार राव होलकर, कहीं बार पूछा गया है।
1727 में होलकर वंश के संस्थापक थे मल्हार राव होलकर, जिन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी। साथ ही इनकी पत्नी थी गौतमी बाई, क्या नाम था, गौतम बाई या गौतमी बाई। साथ ही पुत्र का नाम था खांडेराव और बहू का नाम था अहिल्या, जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से हटाकर, इंदौर से हटाकर महेश्वर कर दी थी। साथ ही इसकी बात की जाए तो 1754 में इनके पति की मृत्यु हो गई थी, किनकी, खांडेराव की। साथ ही उनके बाद जो इनके ससुर थे इन्होंने राज किया, और 66 में इनके मृत्यु के होने के बाद 1967 से इन्होंने अपना एक सेनापति बनाया, साथ ही अपने बच्चे की अंगरक्षिका बनकर खुद ने वहाँ पर राज किया था महेश्वर में। साथ ही जो राजधानी थी इन्होंने, तो राजधानी किसको बनाया था, महेश्वर को। और अंतिम राजा यशवंतराव होलकर है। अगला है जिनके नाम पर MY का नाम पड़ा है, महाराज यशवंतराव होलकर। अगला है सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंधिया वंश के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो थे 1726 में, वो थे रणोजी सिंधिया। और यदि बात की जाए ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक थे महादाजी सिंधिया, जिन्होंने 1761 में ग्वालियर का किला जीतकर वहाँ पर सिंधिया वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 187 नंबर का, कि आधुनिक भोपाल या वर्तमान भोपाल के संस्थापक किसे माना जाता है। तो जो पहले जो भोपाल के संस्थापक थे उनकी बात नहीं की जा रही है, वर्तमान या आधुनिक भोपाल की बात की जा रही है। तो इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था, बहुत ही फनी नाम है, कि दोस्त मोहम्मद खान था इनका नाम। 1723 में इन्होंने भोपाल पर राज किया। साथ ही ये अब अफगानी थे जिन्होंने भोपाल पर राज किया, और 2.5 दिन का जो मस्जिद है इन्होंने ही बनवाया था। साथ ही कमलापति पैलेस भी इन्होंने कमलापति को उपहार किया था। साथ ही 1728 में जो यार मोहम्मद खान थे इनके बेटे, वे यहाँ के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो यार मोहम्मद खान, और वैसे पूछा जाए तो दोस्त मोहम्मद खान। और पहली बेगम की बात की जाए तो कुदसिया या गौहर बेगम थी, जिन्होंने 1819 में भोपाल पर राज किया। ये प्रथम बेगम थी भोपाल की। याद रखिएगा कि जामा मस्जिद और शुक्रवार, जिसे शुक्रवार मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण जो करवाया था ये किसने बनवाई थी, तो कुदसिया या गौहर बेगम ने। तो ये अभी पूछा गया था मध्य प्रदेश कांस्टेबल में। साथ ही सिकंदर शाहजहां बेगम थी, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों को समर्थन किया था। और साथ ही मोती मस्जिद जो बनाई थी, किसने बनाई थी, सिकंदर शाहजहां बेगम ने। अगले प्रश्न की बात की जाए तो शाहजहां बेगम की बात हो चुकी है, और शाहजहां बेगम ने 1868 से 1901 तक राज किया था। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो बनाई थी ताजुल मस्जिद, तो शाहजहां बेगम ने बनवाई थी। किसने, शाहजहां बेगम ने। और सिकंदर बेगम की बात की जाए तो सिकंदर बेगम ने किसने, मोती मस्जिद बनाई थी। और जामा मस्जिद कुदसिया गौहर बेगम ने। याद रखिएगा। शौकत महल खुसरो बेगम ने बनवाया था। 1947 में भारत की आज़ादी के समय जो यहाँ के बेगम यहाँ के जो शासक थे, नवाब थे, हमीद उल्ला खां थे। कौन थे, हमीद उल्ला खां। इसकी 2 बेटियां थी, अविदा बेगम जो कि पाकिस्तान चली गई, और साजिदा बेगम, जिन्होंने पटौदी के जो नवाब थे उनसे शादी कर ली। और इसके बाद 90 जो नवाब हुए, इख्तियार जो कि भारत के तरफ से और इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते थे। साथ ही जो 10वें नवाब की बात की जाए तो सैफ खान है, जो कि करीना कपूर वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 188 प्रश्न नंबर है। 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई थी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि नीमच से शुरू हुई थी। नीमच की छावनी से 3 जून 1857 की मध्य प्रदेश में क्रांति शुरू हो गई थी। साथ ही 14 जून 1857 को ग्वालियर की छावनी से शुरू हुई थी, और 1 जुलाई को सादत खां ने महूद से ये विद्रोह शुरू कर दिया था। साथ ही सागर की बात की जाए तो सागर में जो नेतृत्व करता थे शेख रमजान थे, और अमजेवरा से जो थे बख्तावर सिंह थे। साथ ही कुछ जगह और थी, मंडलेश्वर, सेंधवा और बड़वानी, तो भीमा नायक थे, इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था। और मंडला जो रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई ने। अगला प्रश्न है 189 प्रश्न, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो नागपुर अधिवेशन था, 7वां अधिवेशन, जो कि 1851 में हुआ था। अगला प्रश्न है 190 वाला प्रश्न। इसमें दिया है कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, और जो नेतृत्व करता थे यहाँ पर सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद सिंह, साथ ही लक्ष्मण सिंह और रविशंकर शुक्ल। ये 4 मुख्य लोग थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 191 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो 8 मार्च 1923 को। साथ ही जबलपुर की नगर पालिका भवन से सुंदरलाल शर्मा ने झंडा लहराया। इसके एवज में इनको क्या मिला, इनको 6 माह की सजा हुई। साथ ही कौन थे, लक्ष्मण प्रसाद तथा सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी, जिनके नाम पर ही कर्मवीर पत्रिका छपती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई। तो दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, नागपुर का अधिवेशन, ये सब याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं।
तो दांडी यात्रा 6 से 7 अप्रैल को 1930 में शुरू हुई थी मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जो दुर्गावती की समाधि है वहाँ से सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है 193 घोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल में स्थित है में यहाँ का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था अपने जंगलों को बचाने के लिए। जो आदिवासी थे गुंजन सिंह कोरकू, उन्होंने यहाँ पर मुख्य नेतृत्व किया था। साथ ही अंग्रेजों के हिसाब से बंजारे सिंह कोरकू थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है, जिसे कि चरण पादुका नरसंहार के नाम से जाना जाता है। ये चरण पादुका जिले में एक नामक स्थान है, वहाँ पर घटित हुआ था 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन। छतरपुर जिले में ग्राम चरण पादुका में एक सामान्य सभा में अंग्रेज अधिकारी थे फिशर। कौन थे फिशर? इन्होंने 6 लोगों को गोली मरवा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वहाँ पर भी आम सभा हो रही थी। अगला प्रश्न है पंजाब मेल हत्याकांड। तो पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध मध्य प्रदेश से है, न कि पंजाब से। 6 अप्रैल 1931 को क्या हुआ था कि खंडवा में वीर यशवंत राव थे, एक महान सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। साथ ही तिवारी दलपत राय, इन्होंने क्या किया था? एक मेजर हेल्क्सल नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे और साथ ही इनके एक सिपाही थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद इनको फांसी हो गई थी। और क्या 196वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? नमक, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, ये सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही झंडा सत्याग्रह, इनमें नेतृत्वकर्ता कौन थे मध्य प्रदेश में? तो 1930 में शुरू हुआ था सिवनी में नमक सत्याग्रह, जिनके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे दुर्गा शंकर मेहता, जिन्होंने गांधी चौक पर नमक बनाकर, तथा जबलपुर में सेठ गोविंद दास थे और द्वारका प्रसाद मिश्र, इन्होंने नमक कानून बनाया था, नमक सत्याग्रह किया था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 27 फरवरी 1931 को इन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए थे। साथ ही जन्म की बात की जाए तो 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भाभरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जिनका वर्तमान में भाभरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया। अगला है मध्य प्रदेश के पर्यटन से क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है? तो शिवपुरी को प्राप्त है मध्य प्रदेश का जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन होने का गौरव। माँ शारदा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मैहर में स्थित है और मैहर बैंड भी यहीं पर स्थित है। साथ ही मैहर से संबंध किसका है वो आप कमेंट करके बताइएगा। राम मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओरछा में। अगला है कंजलीगढ़ का किला। कंजलीगढ़ का किला आपने सुना नहीं होगा अभी तक इसके बारे में, इंदौर में स्थित है। साथ ही राहतगढ़ का किला सागर में स्थित है। और कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित है? तो बांधवगढ़ का किला, जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। साथ ही रेवाकुंड की बात की जाए तो मांडू में स्थित है। कालियादा महल उज्जैन में स्थित है, जो कि पूछा गया है। अगला प्रश्न है रूपनाथ मंदिर, तो कटनी में स्थित है। रूपनाथ कटनी में भगवान विष्णु को समर्पित। और पीतम्बरा पीठ जो कि एक मंदिर है वो कहाँ स्थित है? दतिया में। होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित की गई? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1818 में। तो दोस्तों आपने जो क्वेश्चन देखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।